हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज़ चल रही है और हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे से डिस्कस कर लिए हैं। सारी वीडियो लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जिन्होंने भी वो नहीं देखी हैं, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग फंडामेंटल राइट्स की वीडियोज़ देखें। और MCQs जो मैंने सेशन आपके लिए लाया था, आई थिंक संडे को लाया था शायद से, तो वो भी आप अटैम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले आपका कवर करवा रही हूँ। इसके बाद हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है। ऐसी ड्यूटी जो एक सिटीज़न के लिए ज़रूरी है। देखिए, अगर एक कंट्री में एक इंसान को जो है, एक इंडिविजुअल को जो है राइट्स दिए जा रहे हैं, अगर कुछ उसको अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उसका जो है कुछ कर्तव्य भी बनते हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं अपनी कंट्रीज़ के प्रति, ठीक है। तो देखिए, अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। दो द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन आर को रिलेटिव एंड इनसेपरेबल। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ओनली द फंडामेंटल राइट एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिटीज़न जो रह रहा है कंट्री में, तो उसकी जो है कुछ जिम्मेदारी बनती है अपने देश के प्रति, ठीक है। जो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ये दोनों क्या हैं, इंटरलिंक करते हैं, को रिलेटिव हैं। ये एक दूसरे से अलग नहीं है। जहाँ पे राइट्स होंगे वहाँ ड्यूटी ऑब्वियस ही होंगी, ठीक है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के द्वारा, तो उन्होंने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही इंक्लूड किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनली जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। सो in other words, the framer of the constitution did not feel it is necessary to incorporate the fundamental duties of the citizen in the constitution। और बात की जाए तो शायद उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन ना हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर को उस टाइम ज़रूरत ना लगी हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड करना है हमने, ठीक है। हाउएवर दे इनकॉर्पोरेटेड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किए, ठीक है, बट उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो एक सिटीज़न के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो तो इंक्लूड नहीं किए। बट उन्होंने एक चीज़ और जो है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की, जैसे कि ड्यूटीज़ क्या होंगी, स्टेट की ड्यूटीज़ क्या होंगी अपनी कंट्री के प्रति, ठीक है। लिखा है ना, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगर आप देखें तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ये मैंने आपको कितनी बार बताया कि एक गाइडलाइन है, एक रिमाइंडर देती है गवर्नमेंट को कि जब भी लॉज जो पॉलिसीज़ कोई लाई जाए, तो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही वो पॉलिसीज़ या लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएँ, ठीक है। तो ये एक स्टेट की ड्यूटी की तरह जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये काम करते हैं, ठीक है। लेटर इन 1976 द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन वो एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाई कब आई, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड गई इन 1976। आपको पता है 1975 से लेके 1977 तक आपकी क्या चली, इंटरनल इमरजेंसी चली थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी का उस टाइम पीरियड था, ठीक है। गवर्नमेंट थी उनकी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और इस टाइम पे जो है हमारी कंट्री में जो है इंटरनल इमरजेंसी स्टार्ट हो गई थी। इंटरनल इमरजेंसी का मतलब होता है, इमरजेंसी दो तरह की होती है। एक तो इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी में 3 प्रोविजन आपके आते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये कौन सी इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी। बट कौन सी नेशनल इमरजेंसी में भी कौन सी, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था, एक तो उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, और एक जो 1971 में क्या हुआ था, इंडो पाक वार हुई थी, ठीक है। जब बांग्लादेश जो है लिबरेट हुआ था, वो वार हुई थी। इस टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी वो थी आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी नहीं थी। बट ये जो आपकी लगी थी, ये इंटरनल इमरजेंसी जो है 1976 में लगी थी।
ओके कि जब एक कंट्री में ही, कंट्री के अंदर ही जो है कुछ वायलेंस सी कंडीशन पैदा हो जाती है, तो उस टाइम पे जो है इंटरनल इमरजेंसी जो है कंट्री में लगा दी जाती है, ताकि लॉज ऑर्डर को जो है मेंटेन किया जाए किसी ना किसी तरह से, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट अपना कंट्रोल खोने लगती है, तो इसकी वजह से जो है 1975 से लेकर 77 तक जो है इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है। और उस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, ठीक है, उस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिससे गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक अगर हम एक सिटीज़न को राइट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसकी कुछ जो है उनको वैल्यू होना चाहिए कि हमारी जो है कंट्री के प्रति हमारा भी कुछ जो है ड्यूटीज़ बनती है, हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। तो उस टाइम पे जो है 1976 को जो है क्या लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। और आपको पता है 1976 में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 42nd अमेंडमेंट हुई थी, जिसके थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। और भी बहुत सारी जो है इस दौरान जो है बहुत सारी अमेंडमेंट की गई। तो इसीलिए जी 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ही क्या कहा जाने लगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए जो 1976 में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई, उस टाइम पे सिर्फ 10 ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और बट इन 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करूँ, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऑलरेडी आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा चुके हैं, जिसके थ्रू जो है 21A आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था, राइट टू एजुकेशन को। उसी टाइम पे राइट टू एजुकेशन के साथ साथ ही एक ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था कि हर एक सिटीज़न जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को क्या करे, एजुकेशन प्रोवाइड कराए, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए, ठीक है। तो क्या कितने 2002 में एक और ड्यूटी इंक्लूड की गई, ठीक है। तो कितनी ड्यूटी हो गई, पूरी 11 ड्यूटीज़ जो है एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अभी हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11 ड्यूटीज़ है, ओके। देखिए द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल USSR। देखिए जिस तरह से हमने बहुत सारी, मैंने आपको बोला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड के डिस्कस किए, स्टडी किए, ठीक है। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की। तो उसी तरह से हमारी जैसे आपने देखा था फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से लिए गए हैं, USA से लिए गए हैं। मैं बीच बीच में अब पुराने चैप्टर की भी बीच बीच में चीज़ें इंटरलिंक करती हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाएँ। तो कहाँ से लिए गए हैं, USA के बिल ऑफ राइट्स से। उसी तरह से अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। Notably, none of the constitution of major democratic country like USA, Canada, France, Germany, Australia, and so on specifically contain a list of duty of एक सेकेंड हम लोग अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, जैसे USA है, एक सेकेंड वेट कीजिए। जैसे देखिए USA है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, अगर इनकी बात करें तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है अपने आप में ही। और जब एक कंट्री बहुत डेवलप होती है, वहाँ की जो है पीपल्स जो है एजुकेशन का इतना ज़्यादा वहाँ पे अचीवमेंट होता है, इतना ज़्यादा एजुकेशन का इन्फ्लुएंस होता है, तो ऑलरेडी जो है पीपल को पता होता है कि हमारी क्या ड्यूटीज़ है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जापान जो है, जापान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्या है, जापान कॉन्स्टिट्यूशन इज़ परहैप्स द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। और अगर हम बात करें तो जापान एक ऐसी कंट्री है जिसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। So, socialist country on the contrary give equal importance to the fundamental right and the fundamental duty। अब देखो जो सोशलिस्ट कंट्री होती है, सोशलिस्ट कंट्री कौन सी कंट्री होगी, यहाँ पे जो है आपको गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होगा वहाँ पे ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ देखने को मिलेगी, फंडामेंटल राइट्स पे वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ताकि गवर्नमेंट जो है एक तरह के टेरेनी नहीं ले आए जो, ठीक है, यहाँ पे डिस्पोटिक रूल ना करने स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से जो है फंडामेंटल राइट्स भी दिए जाते हैं और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है इंडिविजुअल की दी जाती हैं ताकि वो परफॉर्म करे, ठीक है। सिर्फ राइट ही इंजॉय ना करे अपना, साथ साथ में अपनी ड्यूटीज़ भी इंजॉय करे, ताकि एक कंट्री में जो है एक अच्छा सा जो है माहौल बना रहे, ठीक है, वायलेंस की कंडीशन ना हो, ठीक है। Hence, the Constitution of erstwhile USSR declared that the citizen exercise of their rights and freedom was inseparable from the performance of their duty and obligation, ठीक है। So
और अगर हम बात करें यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो भी यही डिक्लेयर करता है कि एक अगर सिटीज़न जो है अपने राइट्स इंजॉय कर रहा है तो उसकी जो है वो ड्यूटीज़ भी हैं कि वो अपने देश के प्रति जो है एक ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करे, ठीक है। और ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों क्या है, इनसेपरेबल हैं, दोनों जो है एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन, अब मैं आपसे बता देती हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ऐड तो की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी लाएगी, कब लाएगी, 1976 में लाएगी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है किसके थ्रू, एक कमेटी जो है बिठाएगी जिसके चेयर कौन कर रहे थे, स्वर्ण सिंह जो है वो चेयर कर रहे थे इस कमेटी को, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। इसलिए इस कमेटी का नाम भी जो है स्वर्ण सिंह जो है रखा गया, ठीक है। और इनको जो है बोला गया कि एक कमेटी बनाई जाए, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो लाए। और इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है 51 एक ही आर्टिकल में इंक्लूड किया गया, 51A और पार्ट 4A। अब अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आपका डील करता है, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक सेकेंड रुकिए। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो वो डील करता है आपका डीपीएसपी के साथ, ओके। और अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो वो आपका डील करता है पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही आर्टिकल मिलेगा 51A, जिसमें जो है आपकी फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो इन 1976 कांग्रेस पार्टी सेटअप सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कांग्रेस पार्टी ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इसका फॉर्मेशन किया टू मेक फंडामेंटल ड्यूटी, ताकि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई जाए। नीड एंड नेसेसिटी ऑफ विच वाज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल एमरजेंसी, जिसकी नीड कब कांग्रेस को फील हुई, जब इंटरनल एमरजेंसी में बहुत सारा आपको पता है जब एक कंट्री में जो है एमरजेंसी लग जाती है। इंदिरा गांधी जी ने एक सेकेंड जब उन्होंने 1975 में जो है इंटरनल एमरजेंसी लगाई, ठीक है, इंटरनल नेशनल एमरजेंसी अंडर 352, ठीक है, इस आर्टिकल को यूज़ करके इन्होंने पूरी कंट्री में जो है इंटरनल एमरजेंसी लगा दी। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी, बहुत सारे जो अपोज थे इस एमरजेंसी के रिलेटेड, तो उन्होंने सब भी जो है उस टाइम पे अरेस्ट हो गए थे। बहुत सारी ऐसी वायलेंस सिचुएशन जो है कंट्री में पड़ गई थी, ठीक है, जिसको देखते हुए उन्होंने फील किया कि एक पर्सन को पता होना चाहिए कि मेरी कंट्री के प्रति जो है क्या ड्यूटीज़ है, ताकि जो कंट्री की सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रह सके, ठीक है। सो the committee recommended the inclusion of a separate chapter on the fundamental duties in the constitution. It said the citizen should become a conscious that in addition to the enjoyment of fundamental right, इस रिकमेंडेशन पे जो है इन्होंने ज़्यादा किस पे ध्यान दिया, किस पे ज़्यादा स्ट्रेस किया कि अगर एक पर्सन जो है अपने राइट्स इंजॉय कर रहा है, ठीक है, इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, दे ऑल्सो हैव अ सर्टन ड्यूटी टू परफॉर्म एज वेल, तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है ताकि वो भी जो है परफॉर्म करे, उनको ऑब्लीग करे उन ड्यूटीज़ को, ठीक है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन एंड इनेक्ट द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। जैसे मैंने आपको बता दिया 1976 में क्या हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके थ्रू जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका कौन सा चैप्टर है, तो 4A जो है चैप्टर में इंक्लूड किया गया है इसको। एंड द न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल, इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आर्टिकल 51A, ठीक है। इसके अंदर ही आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को पड़ेंगी। और जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर दैट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए हिस्टोरिकल मिस्टेक, और उस टाइम पे जो कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी उसने क्या बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे जो उनसे जो है ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक हो गई, हिस्ट्री में एक उनसे मिस्टेक हो गई है, जो उन्होंने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है ऐड नहीं किया। बट हम क्या कर रहे हैं, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करके उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की गलती को क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, ठीक है। तो द स्वर्ण सिंह कमेटी की अगर बात करें तो उन्होंने जो है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है अपनी रिकमेंडेशन में दी, ठीक है। उन्होंने कितनी रिकमेंडेशन में दी थी, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी थी, ठीक है। 42nd फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल राइट। बट उन्होंने क्या किया, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी, लेकिन स्वर्ण सिंह की बट कांग्रेस पार्टी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड की, 10 ड्यूटीज़ जो है इंक्लूड की दी, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी थी 10 ड्यूटीज़।
So, according to 51 Article 8, to abide by the Constitution and respect its ideal and Constitution, क्या करना है आपको? आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, उसकी रिस्पेक्ट, उसका जो है ओबे करने हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपका लिखा गया है, ठीक है। नेशनल फ्लैग की आपको रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम की आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ये कहा गया। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आपको जो है आपके जो नोबल आइडियल्स हैं, जिन्होंने आपके फोर फादर, जिन्होंने आपको इंडिपेंडेंस दिलाने में जो है हेल्प की, अपना आपको जो है बलिदान कर दिया, तो आपको क्या करना है, उनको जो है फॉलो करना है, उनको चेरिश करना है, उनकी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। आपको बी क्लॉज में ये बोला गया, 51 क्लॉज बी में आपको ये बोला गया। और क्लास सी में अगर हम बात करें, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सिटीजन को क्या करना है, कंट्री की सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करके रखना है, अपहोल्ड करके रखना है, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, ठीक है। अपनी कंट्री को आप लोगों ने डिफेंड करना है, और जब आपकी कंट्री को ज़रूरत पड़ेगी तो आपने अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी है। मान लीजिए आपकी कंट्री में कोई वॉर स्टार्ट हो जाती है और मिलिट्री की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे एक सिटीज़न की जो है ड्यूटी बनती है कि वो जो है आर्मी ज्वाइन करे, मिलिट्री ज्वाइन करे, और जो है अपनी कंट्री को डिफेंड करे, अपनी सर्विसेज दे, ठीक है। उस टाइम पर ये नहीं बोल सकता कोई सिटीज़न कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है, अपने देश को डिफेंड करना, अपने देश को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्लॉज ई में देखें, टू प्रोटेक्ट प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंड रिलीजियस, लैंग्वेज एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी एंड रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेट टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। अगर हम बात करें, एक सेकेंड में यहाँ पे एक सेकेंड वेट कीजिए। सो देखिए क्लॉज ए में क्या बोला हुआ है। देखिए हम सबको पता है कि हमारी कंट्री जो है बहुत ही डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के रहते हैं, लैंग्वेज के रहते हैं, ठीक है, सेक्शन के रहते हैं। तो डिफरेंट डाइवर्सिटी होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम चाहे डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की जो भावना है एक दूसरे के प्रति रखेंगे। अगर हम एक दूसरे के प्रति जो है भाईचारे की भावना रखेंगे, एक दूसरे को डिग्निफाइड करेंगे, एक दूसरे की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री है वो स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है एक जो है मजबूत बन के रहेगी, ठीक है। सो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कल्चर, ठीक है। अब देखिए हमारा जो कल्चर है, अब डाइवर्सिटी तो है, डाइवर्सिटी होने की वजह से क्या, हमारा जो बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिट कल्चर है, जो ट्रेडिशन टाइम से हमारा कल्चर चल रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है, उसको भी वैल्यू करना है, उसको भी प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, ठीक है, ताकि फ्यूचर्स में भी जो है वो और आगे बढ़ता जाए ये सारा कल्चर, ठीक है। आगे जी क्लॉज में क्या बोला, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट्स, हमें क्या करना है, अपने प्रोटेक्ट करके रखना है, इम्प्रूव करके रखना है, किसको, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, जैसे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, ठीक है। देखिए अभी हर एक इंडिविजुअल जो है इन्वायरमेंट को उससे चाहिए कि मुझे फ्रेश वाई अच्छी हवा चाहिए, ठीक है, एयर चाहिए, ताकि मैं अच्छे से सुकून से सांस ले सकूं। फॉरेस्ट जंगल चाहिए हम लोगों को, लेक्स चाहिए पानी पीने के लिए, रिवर्स चाहिए, हमें वाइल्ड लाइफ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो अगर हमें ये सब चीज़ें जो है अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ये एक ड्यूटी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम इन चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करके भी रख सकें। अगर हम बात करें ये क्लॉज जी की, तो बहुत सारे ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं जिससे जो है हमारे जो आपके लिविंग क्रिएचर, नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसको भी क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हमें अपने अंदर जो है एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को, रिफॉर्म्स को, ये सब चीज़ें जो है हमें एक पर्सन को जो है इंडिविजुअल को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ये भी हमारी क्या बनती है, फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। अगर हम आई की बात करें तो आई क्लॉज क्या बोलता है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्योर वायलेंस, हमें जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हो गया जिस
इसमें सभी का अधिकार होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर की उसमें ऑनरशिप नहीं होती है, ठीक है। तो हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, रोड यूज़ करते हैं, पार्क्स जो बने होते हैं, आपके गार्डन्स बने होते हैं, वो सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ हम किसी मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस को देखने जाते हैं, वो पब्लिक प्लेसेस हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उनको भी सेफ गार्ड करके रखना है, उनको भी बचा के रखना है, और वायलेंस जैसी चीज़ें जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, इनसे जो है अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को इनसे अलग करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जे वाला, जे क्लॉज क्या है, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडार एंड द अचीवमेंट। हमें ऐसी कलेक्टिव एक्टिविटी करनी है, एक इंडिविजुअल्स को ऐसी कोशिश करनी है जिससे क्या हो, हमारी जो कंट्री है दिन प्रतिदिन क्या करती रहे, कॉन्स्टेंटली राइज होती जाए, उसमें अचीवमेंट्स जो हैं मिलती जाएँ, ठीक है। आगे हम क्लॉज के की बात करें तो ये जो क्लॉज के है आपकी 10 फंडामेंटल जे तक जो हमने पढ़ी, वो जब 1976 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 42nd, उसके थ्रू जो है जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई तो सिर्फ जे तक आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। पर ये जो आपका क्लॉज के है, क्लॉज के जो है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो लाया गया, जो कब हुआ था 2002 में हुआ था। और इसकी के दौरान जो है एक फंडामेंटल राइट्स भी लाया गया 21A, राइट टू एजुकेशन। अब देखिए क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन आर वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 और 14 है यहाँ पे ईयर, द ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखिए अभी फंडामेंटल राइट्स तो वो लाया गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या था कि क्या करना है, स्टेट को क्या करना है, प्रोवाइड करवानी है एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, ठीक है, इनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवानी। लेकिन ये बच्चे एजुकेशन तो तभी प्रोवाइड कर सकते हैं ना जब एक पेरेंट्स जो हैं वो समझें कि हमारे बच्चे के लिए जो है एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के साथ जो है एक ड्यूटीज़ भी इसको के ड्यूटी को इंक्लूड कर दिया गया, ताकि जो है एक लोगों में जो है एक सिटीज़न में जो है ये भावना हो कि मेरे बच्चे के लिए जो है एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो अपना कॉन्शियस जो है उसको वो क्या करे, एक चेंज लाए, उसमें डेवलपमेंट लाए, जो है अपनी सोच को बदले कि एजुकेशन जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक पेरेंट्स जो है इस चीज़ को समझेगा तभी तो जो आपका राइट लाया गया था 21A वो पूरी तरह से क्या होगा, प्रॉपर तरह से जो है वो उसमें अचीवमेंट मिल पाएगी, ठीक है। तो ये क्या ड्यूटीज़ क्या लाई गई थी कि हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो अपने वार्ड्स को, अपने चिल्ड्रन को 6 to 14 ईयर के जो हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। इसमें हम लोगों ने सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। मेरा मोटिव यही होता है कि मैं हर एक पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, इवन मैं प्रॉपर टेक्स्ट आपके लिए लेके आती हूँ, ठीक है, प्रॉपर टेक्स्ट भी आपके लिए लेके आ रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स, बट मैं आप लोगों के साथ ये नहीं चाहती कि मैं आपको अधूरी नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवा दूँ जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। कल इसमें हम लोग थोड़े से इसमें क्रिटिसिज्म जो है इसके रिलेटेड वो कर लेंगे, और इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके साथ जो है कुछ एक वर्मा कमेटी ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी, तो वो भी हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। कल मैं आपके इस टॉपिक को जो है वाइंड अप कर दूँगी, कंक्लूड कर दूँगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए जानकारी ये है कि करंट आपका डेली बेसिस पे आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग जो है करंट देख नहीं रहे थे, क्योंकि करंट बनाने में, इवन कि हर एक लेक्चर को बनाने में जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क जाता है, बट अगर आप लोग देख ही नहीं रहे हो तो मेरी मेहनत जो है वो बेकार जा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपका जो करंट है वो मैं डेली बेसिस पे नहीं, बट कि आपको वीकली जो है आपका अभी करंट अफेयर जो है आया करेगा, ठीक है, MCQs के थ्रू ही आएगा। ओके, सो जो पॉलिटी की सीरीज़ आपकी चलती रहेगी साथ साथ में, और कोशिश करूँगी मैं रेगुलर बेसिस पे अभी आपकी क्लासेस लूँ, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से अपना शेड्यूल जो है वो मैनेज कर लिया है, ठीक है। तो थैंक यू सब ने मेरा लेक्चर देखने के लिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से जो है मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। अपने व्यूज़ जो है अगर आप कोई मुझसे डिस्कस करना चाहता है वीडियोस लेक्चर्स के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं JK मेरिटोरियस अकेडमी, एंड आप मुझे
टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के लिंक जो है, स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। ओके, सो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। सो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।